तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले इस सर्किल चैप्टर में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन को, सर्किल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। और किसी भी सब्जेक्ट को और किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उसका बेसिक्स पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि चैप्टर की क्या होती है, जान होती है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, टेंजेंट के बारे में क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर ये जो पूरा चैप्टर है उसका हीरो यही होने वाला है, टेंजेंट। तो इसके बारे में जानेंगे, जब इसके बारे में जान लेंगे तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियोस है तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट को ही मैं सॉल्व कराऊंगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। ठीक है, और ये क्या होता है, चैप्टर की समझ या पकड़ आपकी कितनी है ये बनाएगा इसको। जो भी आपने सीखा उसकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आपको दूंगा कुछ होमवर्क रिलेटेड क्वेश्चन, कि पूरे वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा उस वीडियो से रिलेटेड होंगे, जो कि बताएगा कि आपने इस चैप्टर को कितना समझा और आपका कितना इंटरेस्ट है, आपने इस पूरे वीडियो को देखा था। ठीक है ना, और आसानी से ये हैंड टू हैंड हो जाएंगे क्वेश्चंस आपके सॉल्व। ठीक है, और फिर कमेंट करके बताना है आपको कि ये चैप्टर कैसा लगा और आपको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो इस तरीके से हम 1 बाय 1 सभी पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, व्हाट इज सर्किल। सर्किल क्या होता है, तो बच्चों सर्किल होता है एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स का कलेक्शन। सर्किल क्या होता है, एक इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इन सभी पॉइंट्स की दूरी कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इन सभी पॉइंट्स की दूरी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन से मिलकर के जो बाउंड्री बनती है, इन सभी पॉइंट्स के कलेक्शन से मिलकर के जो बाउंड्री बनती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। और ये एक 2 डायमेंशन होता है। तो और जो ये एक फिक्स पॉइंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम सेंटर कहते हैं। और जो ये इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के जो ये बाउंड्री बनती है, इसे क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस कहते हैं। ओके, ठीक है। और जो ये सेंटर से यानी कि फिक्स पॉइंट से जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच की जो ये दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सेंटर का रेडियस कहते हैं, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और अगर 2 इंटू आर यानी कि डबल हो जाए, ये डबल हो जाए, तो ये क्या कहलाती है बच्चों, डायमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को आता होगा। ठीक है, और ये जितनी भी रेडियस होती है ये कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये दूरी हमने बताया क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है। यहाँ से यहाँ तक कि ये सब क्या है, रेडियस है। तो ये सभी क्या है, ये बराबर है। ये सभी कैसी हैं, बराबर है। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट बेसिक चीज देखते हैं जो कि हमारी होने वाली है, ये एक। और नंबर 2 में हम देखते हैं क्या, हम ये देखते हैं कि मान लो हमारे पास एक सर्किल है, मान लो हमारे पास क्या है, एक सर्किल है और एक लाइन है। तो इनकी कितनी पॉसिबिलिटीज है, कुछ पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं। क्या होगा कि ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करे, यानी कि एक भी कॉमन पॉइंट ना हो, इन दोनों का एक भी कॉमन पॉइंट नहीं हो। आप देख रहे हो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इस केस को क्या बोलेंगे, इस केस को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। इस केस को बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग, क्योंकि दोनों के पास कैसा, एक भी कैसा नहीं है मेरे बच्चों, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है। नो कॉमन पॉइंट, नोट्स बनाते जाओ फटाफट, नो कॉमन पॉइंट, ऐसे लगा, नो कॉमन पॉइंट। ओके, और ये पहला हो गया। ये सेकंड में हमारे पास क्या कंडीशन होगी, कि हमारे पास क्या हो बच्चों, एक सर्किल हो और उसके कितने पॉइंट्स हो, कॉमन, 2 कॉमन पॉइंट्स हो, यानी कि एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ठीक है, ये और ये पॉइंट क्या है, कॉमन है। और ये लाइन का नाम क्या है, पी क्यू लाइन है। इस पी क्यू लाइन और सर्किल के पास 2 कॉमन पॉइंट है, ए और बी। इसको बोलेंगे यहाँ पर क्या है बच्चों, 2 कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट है, या फिर 2 पॉइंट्स पर क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस जो लाइन है पी क्यू लाइन को, अगर 2 कॉमन पॉइंट हो सर्किल और लाइन के बीच में, तो इन 2 कॉमन पॉइंट्स वाली लाइन को यानी कि पी क्यू को क्या बोलेंगे बच्चों, पी क्यू को बोलेंगे सेकेंट। क्या बोलेंगे, सेकेंट। ओके, SECA, एंटी सेकेंट बोलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो। ठीक है, ओके। और हमारा जो डायमीटर होता है बच्चों, ये भी लिख लो, कि जो हमारा डायमीटर होता है
डायमीटर होता है, ये भी क्या होता है, एक सिकेंट होता है ना, इसे कॉर्ड भी बोल देते हैं। ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की। हम क्या बात करते हैं, थर्ड कंडीशन की। और थर्ड कंडीशन क्या है कि एक कॉमन पॉइंट हो, मान लो एक सर्किल है और एक लाइन है और इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो एक कॉमन पॉइंट क्या करेगा बच्चों, उसको टच कर करके जाएगा। कहाँ टच करके जाएगा, केवल एक पॉइंट पर टच करके जाएगा। तो इसे, अब ये बताओ, एक सर्किल और एक लाइन, कौन सी लाइन, ये भी पीक्यू लाइन मान लो, पीक्यू लाइन है और एक कॉमन पॉइंट क्या है, ए। मान लो एक कॉमन पॉइंट हो, क्या कॉमन पॉइंट हो, वन कॉमन पॉइंट हो, केवल कैसा पॉइंट हो, वन कॉमन पॉइंट हो, वन कॉमन पॉइंट हो, ये वन कॉमन पॉइंट है। और तो फिर ये लाइन, अगर सर्किल और एक लाइन, पीक्यू लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, तो ये पीक्यू लाइन क्या बन जाएगी, हमारी एक टेंजेंट बन जाएगी। तो एक पीक्यू लाइन क्या बन जाएगी, एक हमारी टेंजेंट बन जाएगी। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। और यही हमारा आज का हीरो है। तो इसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। फटाफट फटाफट नोट्स बना लो और इसको उतार लो। तो बच्चों, जो ये हमारा टेंजेंट है, हमने देखा कि टेंजेंट क्या होता है कि एक लाइन और एक सर्किल के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट हो, तो वो लाइन क्या कहलाती है, उस सर्किल की टेंजेंट कहलाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। अब हम देखते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसको देख करके हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज टेंजेंट की पता चलती है। हमें टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी चलती है कि सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, और एक पॉइंट पर एक टेंजेंट को खींचा जा सकता है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, यानी कि एक सर्किल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। यानी कि वन, पूरे सर्किल की बात चल रही है, ध्यान रखना, पूरे सर्किल की, ठीक है ना। तो एक सर्किल पर, एक सर्किल पर क्या होते हैं बच्चों, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। और हर एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो कितने नंबर ऑफ टेंजेंट खींचे जा सकते हैं एक सर्किल पर, कितने नंबर ऑफ टेंजेंट पॉसिबल हैं, कितने, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या है बच्चों, पॉसिबल है। ये लिख लेना साथ साथ, कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे ना, स्टार लगा लेना इस पे, है ना। ये हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है बच्चों कि ये तो पॉसिबल है, लेकिन अब वो बोलेगा, एग्जामिनर बोलेगा कि सर्किल के एक पॉइंट पर, सर्किल के एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट पॉसिबल्स हैं। तो सर्किल के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, यानी कि अगर ए पॉइंट है उस पर बोलेंगे कितने टेंजेंट और खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, बाकी और टेंजेंट नहीं पॉसिबल है। हाँ, यहाँ पर एक और पॉइंट होगा बी, तो एक टेंजेंट इसका पॉसिबल है, ठीक है। एक एक यहाँ पर होगा पॉइंट सी, तो इसका भी एक टेंजेंट पॉसिबल है। तो इस तरीके से बहुत सारे वो हैं पॉइंट्स, तो उनके सबके एक इंडिविजुअल टेंजेंट होंगे। इस कारण हमने लिखा है कि पूरे सर्किल पर तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, लेकिन केवल एक पॉइंट पर, केवल एक पॉइंट पर कितने, ओनली वन पॉइंट पर, ओनली वन पॉइंट कॉमन, ओनली वन पॉइंट पर वन टेंजेंट होगा, ओनली वन पॉइंट पर वन टेंजेंट क्या होंगे बच्चों, पॉसिबल होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझा दिया है मैंने। अब थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर में हम क्या बात करते हैं, थर्ड नंबर में हम बात करते हैं कि अगर मान लो हम यहाँ पर पैरेलल, हमें पैरेलल एक पैरेलल टेंजेंट खींचना है, मान लो एक एक ये खींचा हुआ है, एक टेंजेंट खींचा हुआ है पी क्यू। अब हमें एक और पैरेलल खींचना है, मान लो कहाँ कहाँ खींच सकते हैं हम पैरेलल, यहाँ पर नहीं। तो ये बताओ, ये दो पॉइंट पर काटने लग गया, अगर इसके पैरेलल खींचे तो दो पॉइंट पर काटने लग गया, तो ये तो क्या है बच्चों, ये तो सेकेंड है, ये तो क्या है, ये तो सेकेंड है। तो ये तो टेंजेंट हुआ नहीं। हम बोल रहे हैं कि कितने पॉसिबल, एक ही एक टाइम पर, एक टाइम पर एटमोस्ट एक सर्किल पर कितने, यानी कि एक टाइम पर कितने, कितने ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल पॉसिबल हैं। तो मान लो एक PQ था, मान लो इधर भी खींचेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर एंड पर, यानी कि डायमीटर के एंड पर ही, यहाँ पर ही एंड पर, यानी एक दूसरे के अपोजिट ही आप एक टेंजेंट खींच दिया, उसके अपोजिट एक और टेंजेंट पॉसिबल है, यानी कि एटमोस्ट, यानी कि सर्किल के एटमोस्ट, यानी कि एटमोस्ट ओनली टू पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं,
पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है। अब आप लिख लेना पूरा, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा इसको लिख करके। तो दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल है केवल और केवल। मान लो ये नहीं होता, मान लो ये नहीं होता, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस पॉइंट पर ले लेते हैं, इस पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट खींच दिया है ना पैरेलल। अब यहाँ अंदर खींचूंगा तो ये सब सेकेंट होंगे, तो इसके अपोजिट यानी इसके अपोजिट चले जाओ यहाँ पर, तो एक टेंजेंट में और खींच सकता हूँ यहाँ पर। तो केवल और केवल दो टेंजेंट, दो पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हैं एट ए टाइम, एक और एक, ये दो पैरेलल टेंजेंट हम खींच सकते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये किसकी प्रॉपर्टी हुई। और फोर्थ प्रॉपर्टी की बात हम करें, फोर्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें तो फोर्थ प्रॉपर्टी एक तरीके से आपकी थ्योरम ही है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी एक साथ लिख लो साथ साथ, कि अगर जैसे यहाँ मैं एक और बना देता हूँ तो घिच-पिच करें। ये मान लो कि अगर एक ये सर्किल है और इसका एक टेंजेंट कोई भी पॉसिबल हो, मान लो ये टेंजेंट ले लो आप, ये एक टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक सेंटर से इस पॉइंट ऑफ, इसको मिलाने वाली, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं किसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं जो सर्किल और टेंजेंट के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब हम यहाँ से एक रेडियस खींचते हैं और ये एक पी और ये जो क्यू है, पी और जो ये क्यू है, ये जो टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर का रिश्ता होता है, यानी कि ये एक दूसरे के नॉर्मल होते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल होते हैं। ये ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब ये ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यही आपकी क्या है, थ्योरम है। थ्योरम कौन सी है, 10.1। तो आओ इनको प्रूफ करने का देखते हैं। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करना है। आप बस 2 पॉइंट लिख लेना और ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आप है ना। तो चलो जल्दी से नोट कर लो और बताना मेरे को कि ठीक है या नहीं है। थ्योरम 10.1 का प्रूफ देखने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि ये थ्योरम कहती क्या है, क्या है ना, क्योंकि ये थ्योरम आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में इसका यूज होने वाला है। तो बच्चों ये थ्योरम कहती है कि मान लो एक कोई सर्किल है, कोई एक सर्किल है, उसका कोई एक टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट होगा तो उसका कोई एक कॉमन पॉइंट भी होगा। मान लो वो टेंजेंट क्या है, पी और क्यू है, और उसका सेंटर क्या है, मान लो ओ है ना। तो ये कह रहा है कि एक सर्किल का टेंजेंट, एक सर्किल के टेंजेंट का एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने बताया था कि जहां पर सर्किल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली रेडियस, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली रेडियस है ना, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी, है ना। पी क्यू यानी कि क्या कह रहा है कि ओ ए, यानी कि ये जो रेडियस है ये क्या है, एक रेडियस है। तो कह रहा है कि जो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द पी क्यू, ये कह रहा है। और अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो ओ ए और क्यू कैसे एंगल बना रहे होंगे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। और ओ ए ओ पी भी कैसा एंगल होगा, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू ओ ए पी, दोनों बराबर भी होंगे, ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। ये तो हो गई थ्योरम, ठीक है। और इसमें एक चीज याद रखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली रेडियस, क्योंकि रेडियस तो बच्चों ये भी है, रेडियस तो ये भी है, रेडियस तो ये भी है, इस रेडियस की बात नहीं हो रही है, रेडियस तो ये भी है, इस रेडियस की बात नहीं हो रही है ना। बात हो रही है हमें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली रेडियस की, ये इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। यहाँ तक आगे बात समझ में। अब प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में बस एक ही स्टेप में प्रूफ कर लेंगे, सिर्फ एक ही लाइन में प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए, एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है कि मान लो कोई एक पॉइंट है, मान लो कोई एक पॉइंट है और एक लाइन है ना। अगर इस पॉइंट से मैं इस लाइन पर लाइन खींचूं, जैसे मान लो ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन खींच रहा हूँ, ये लाइन और ये लाइन, तो इस लाइन के पॉइंट पर मैं इस पॉइंट से लाइन खींचता हूँ, तो इसमें जो सबसे छोटी लाइन होगी, जो सबसे छोटी लाइन होगी वो हमेशा इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी, यानी कि वो नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल ही
इस लाइन के का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये क्या कहना है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर ही सबसे छोटी लाइन होगी, परपेंडिकुलर लाइन ही सबसे छोटी लाइन होगी। यानी कि अगर मैं ओ ए लाइन को सबसे छोटी लाइन प्रूफ कर दूं, ओ से जितनी भी लाइन में गिराऊं यहाँ पर, और ओ ए सबसे छोटी लाइन मैं प्रूफ कर दूं, तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाता है कि ओ ए एक नॉर्मल होगा या ओ ए परपेंडिकुलर होगी पी क्यू पर। कैसे, देखो अब कैसे होगा। तो ओ ए से मान लो इस लाइन के ऊपर मैं कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमेशा आउटसाइड होंगे, सर्किल के बाहर ही होंगे। ये जो ए को छोड़कर सारे पॉइंट इस पी क्यू लाइन पर हमेशा सर्किल के बाहर ही होंगे। केवल ए पॉइंट जो है वो केवल सर्किल के ऊपर है। तो मान लो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो ये पॉइंट ले लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ एस पॉइंट ले लेता हूँ। तो इस एस पॉइंट से इस पर मैंने कोई लाइन गिराई, ठीक है, ये लाइन गिराई, मान लो ये एस पॉइंट है, ठीक है ना, लाइन गिरा दी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो यहाँ पर ये टी पॉइंट दे देता हूँ, ये बताओ और टी क्या है, एक रेडियस ही होंगे, एक रेडियस ही है ना। तो इस रेडियस में कुछ प्लस हो रहा है, ओ एस यानी कि रेडियस प्लस समथिंग हो रहा है। और ये ओ ए क्या है, एक रेडियस है, तो यानी कि रेडियस में कुछ जुड़ रहा है। तो ओ एस तो क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी हो जाएगी, ओ एस तो बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आर प्लस समथिंग है ना, लेकिन ओ ए क्या है, छोटी होगी। तो ओ ए छोटी होगी तो ओ एस बड़ा होगा और ओ ए छोटा होगा, ये आपको बताना है बस इसके अंदर, ठीक है। और फिर ये लिखना है साथ में कि मैं अगर इस लाइन पर और भी पॉइंट ले लूं तो वो सभी क्या है, सर्कल के बाहर लाई करते हैं। तो वो यानी कि वो रेडियस से तो बड़े ही होगी वो डिस्टेंस। हमेशा यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लो, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, तो एक बार बताओ, ये तो एक रेडियस हो गया, इससे इसमें कुछ जुड़ गया, तो ये ओ ए से तो बड़ा ही होगा ना, हाँ। तो हम कहेंगे कि जितने भी पॉइंट हम पी क्यू पर लेंगे, ए को छोड़ के जितने भी पॉइंट पी क्यू पर लेंगे और उससे लाइन खींचेंगे, तो वो लाइन की जो डिस्टेंस होगी या फिर उसकी जो लेंथ होगी वो ओ ए से छोटी होगी। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है पी क्यू पर ओ से खींची हुई लाइन पी क्यू पर। तो क्या होगा, तो ओ ए ऑब्वियसली ओ ए परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल होगा पी क्यू पर। तो ऐसे हमारी ये जो थ्योरम है 10.1 प्रूफ हो जाती है। और जो एंगल होंगे हमारे ओ ए क्यू इक्वल्स टू ओ ए टी, दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लो, नोट करना है तो फिर हम चलते हैं थ्योरम 10.2 पर और उसे भी देखते हैं बहुत आसानी से। चलो 10.2 थ्योरम देखने से पहले हम ये देखेंगे कि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो, सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट हो, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट हो, उससे कितने नंबर ऑफ टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो चलो पहली कंडीशन हम ले लेते हैं कि सर्किल के अंदर कोई पॉइंट हो। तो मेरे को बच्चों आप ही बताओ कि मान लो सर्किल के अंदर एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से मेरे को टेंजेंट खींचने हैं, तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है आप मुझे बताना। मैंने एक टेंजेंट ये खींचा, इस पॉइंट से गुजरने वाले, ये खींचा, तो मेरे को बताओ कि क्या ये सभी टेंजेंट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इनके दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, इस लाइन और इस सर्किल के ऊपर दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं, सभी के दो कॉमन पॉइंट आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर होगा तो उससे एक भी टेंजेंट खींचना पॉसिबल नहीं है। तो नो टेंजेंट पॉसिबल लिख दो फटाफट आप जहां भी लिख रहे हो, नो टेंजेंट पॉसिबल। तब जब पॉइंट जो ये पॉइंट है कहाँ लाई करता हो, इनसाइड सर्किल, इनसाइड दी सर्कल। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कम ऑन। सेकंड कंडीशन हम क्या लेंगे, कंडीशन लेंगे कि कोई सर्किल हो, मान लो कोई सर्किल हो और उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो उससे गुजरने वाला कितने टेंजेंट बनेंगे, उससे गुजरने वाले कितने टेंजेंट बनेंगे। तो मेरे बच्चों केवल और केवल एक टेंजेंट बनेगा, यानी कि सर्किल के
ऊपर कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उससे एक यूनिक पॉइंट के लिए केवल एक यूनिक टेंजेंट ही होगा। तो यानी कि अगर सर्किल के ऊपर लाई करता है तो ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। कितने टेंजेंट पॉसिबल है? ओनली वन टेंजेंट पॉसिबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है ना। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो होते हैं और उन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होते हैं, लेकिन एक पॉइंट के लिए एक यूनिक टेंजेंट ही होता है। यानी कि ए पॉइंट अगर कहां पर हो, यानी कि सर्किल के ऊपर लाई करता हो, ठीक है, लाई ऑन द सर्किल। ये लिख लेना जल्दी से, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, मेरे को ये टेंशन रहती है, ठीक है। और थर्ड नंबर की थर्ड पोजीशन क्या होगी? थर्ड पोजीशन होगी कि अगर कोई एक सर्किल है और उसके बाहर आउटसाइड, यानी कि बाहर कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट ए है, तो इससे गुजरने वाले, इससे और सर्किल से गुजरने वाले, इससे और सर्किल से गुजरने वाले कितने सर्किल किए हैं, कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट से सर्किल पर एक ये टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है, ये टेंजेंट ही है क्योंकि एक पॉइंट पर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट से गुजरने वाले, यानी कि गुजर गया, ओके। और दूसरा यहां से एक और सर्किल हम खींच सकते हैं, जो भी, ये भी एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, ये कॉमन पॉइंट बी, ये कॉमन पॉइंट ए, और इसको ओ मान लो, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट दो हो गए, यानी कि एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, और ये टेंजेंट होगा क्योंकि इस लाइन और इस सर्किल के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट है, इस लाइन और इस सर्किल के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है। मान लो ये एक टेंजेंट हो गया P और O और Q, तो ये दोनों टेंजेंट, दो टेंजेंट पॉसिबल है, तो हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, क्या लिख सकते हैं कि टू टेंजेंट पॉसिबल है, ओनली टू टेंजेंट। कैसे? ओनली टू टेंजेंट पॉसिबल हैं, ओनली टू टेंजेंट पॉसिबल हैं, ठीक है। केवल दो टेंजेंट पॉसिबल हैं, कब? जब ये जो पॉइंट हो, मान लो ये O पॉइंट है, जब ये पॉइंट कहाँ हो? आउटसाइड द, कहाँ पर हो मेरे बच्चों? आउटसाइड द सर्किल हो, तो केवल दो पॉइंट हम, दो टेंजेंट हम सर्किल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब एक चीज और रख लो कि जो ये O, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं ना इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, मान लो ये L1 है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की जो लेंथ है, मान लो ये L2 है, तो ये दोनों क्या होती है मेरे बच्चों? ये दोनों बराबर होती है, L1 इज इक्वल टू L2 होती है। ये लेंथ जो होती है टेंजेंट की लेंथ, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अब कुल मिलाकर के क्या मतलब, ये एक थ्योरम भी है आपकी, ये थ्योरम भी है। तो यानी कि अगर कोई सर्किल के बाहर कोई पॉइंट O हो, तो उससे उस सर्किल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कितने? केवल दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, और इन दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में क्या होगी मेरे बच्चों? बराबर होगी। इतनी बात को आपको ध्यान रखना है। यही हमारी थ्योरम नंबर क्या है? 10.2 है। अब इसको प्रूफ करना देखते हैं, जल्दी से इसको उतार लो, कहीं पर भी लिख लो, छोटे छोटे नोट्स बना लो, और फटाफट हम चलते हैं थ्योरम नंबर 10.2 को प्रूफ करने के लिए। जल्दी से हम थ्योरम 10.2 को समझेंगे। हमें पता है, हमने पहले देखा था कि अगर किसी सर्किल के बाहर में कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट से इस सर्किल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो ये थ्योरम कहती है कि जो ये दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो उनकी जो लेंथ है PQ और PR, ये आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी कि ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों बराबर होंगी। तो इस थ्योरम के अनुसार जो ये दो आउटसाइड द पॉइंट से जो टेंजेंट खींचे गए हैं, उनकी लेंथ बराबर होगी। यानी कि PQ इज इक्वल टू मेरे बच्चों PR होगा। ठीक है। अब वो हमें एग्जाम में कहेगा कि इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो हमें इसको प्रूफ करके भी बताना होगा। बाकी आपको ये चीज याद करनी होगी, थ्योरम याद रखनी होगी, जो कि क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने में आसानी होगी कि थ्योरम 10.2 के अनुसार PR इज इक्वल टू PQ होता है, ये दोनों बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए आपको उसके स्टेप्स अच्छे से याद होनी चाहिए। तो मैं स्टेप्स आपको लिख देता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले आपको स्टेप्स बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं और कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो या तो रट लेना, कोई दिक्कत नहीं है रटने में भी, है ना, ताकि स्टेप्स एग्जाम में वो स्टेप्स याद रहनी चाहिए। वो स्टेप्स दिमाग में रहेगी
तो आप आसानी से प्रूफ कर पाओगे। तो स्टेप्स मैं बता देता हूँ आपको क्या होती है प्रूफ करने की, बहुत आसानी से स्टेप्स याद हो जाएगी, इनको याद कर लेना। पहली स्टेप्स क्या होगी कि हम कुछ इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे। और ये कंस्ट्रक्शन हम क्यों करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन करके मेरे बच्चों, कंस्ट्रक्शन करके दो ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। एक ट्राइंगल कोई भी एक ए ट्राइंगल होगा, या फिर दूसरा हमारा एक ट्राइंगल बी होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी को कैसे भी करके हमें दोनों को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ करना होगा। क्या प्रूफ करेंगे? इसको हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ कर देंगे। जब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूफ कर देंगे, और रूल कौन सा लगेगा ये भी लिख दो कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को प्रूफ करने का रूल लगेगा इसके अंदर RHS का। जिसको नहीं पता RHS क्या है मैं बता देता हूं। R का मतलब यहां पर होता है मेरे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि दोनों जो ट्राइंगल हैं उनके राइट एंगल ट्राइंगल को बराबर सिद्ध करना है ना। ये दोनों ट्राइंगल के किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल को बराबर सिद्ध करना है। दूसरा H का मतलब होता है बच्चों हाइपोटेन्यूज होता है कि उस इन दोनों ट्राइंगलों के किसी भी के हाइपोटेन्यूज को बराबर प्रूफ कर देंगे। और S मतलब होता है कोई सी भी एक साइड को बराबर प्रूफ कर देंगे, यानी कि किसी भी एक साइड को बराबर प्रूफ कर देंगे। तो हम कहेंगे कि एक जो रिमेनिंग कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि इनके अलावा जो बची हुई जो कोई भी साइड होगी वो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं CPCT, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कारण वो जो बची हुई साइड है वो बराबर हो जाएगी। ये स्टेप्स हमारी होने वाली है। और इसमें हम मेरे बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ यही कि हम राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे प्रूफ करेंगे। इसमें हम थ्योरम 10.1 लगाएंगे, और थ्योरम 10.1 मैंने आपको बताई थी कि टेंजेंट और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली जो रेडियस है वो दोनों एक दूसरे के कैसे होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये भी याद रख लेना कि 90 डिग्री जो हमें प्रूफ करना है वो थ्योरम 10.1 के द्वारा प्रूफ करने वाले हैं। तो ये एक तरीके से प्रूफ का एक खांचा तैयार हो गया है। अब कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये एक सेंटर है, माना कि ये सेंटर O है। अब इस सेंटर O से हम यहाँ पर हम रेडियस खींचेंगे, O से Q को मिलाएंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिलाएंगे, ये मिला दिया, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इसको मिला दिया, और यहाँ से एक और लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ऐसे करके हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गए। दो ट्राइंगल कौन कौन से मिल गए? दो ट्राइंगल जल्दी से बताओ। एक मिल गया ORP, एक ट्राइंगल मिल गया हमारे को ORP, जैसा कि सर ने बताया था कि एक ट्राइंगल, और दूसरा मिल गया OQP, और दूसरा ट्राइंगल मिल गया OQP। ये कौन सा ट्राइंगल है? ये दूसरा ट्राइंगल है। ओके, कम ऑन, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि अभी से हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कैसे? राइट एंगल से। अब राइट एंगल देखो, राइट एंगल कहां पर बन रहा है? हमने बताया POQ और ORP एक राइट एंगल होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक टेंजेंट है, PQ एक टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर कोई भी रेडियस गुजरती है तो वो परपेंडिकुलर एंगल बनाती है, यानी कि ये कैसा एंगल होगा? थ्योरम 10.1 के अनुसार ये होगा 90 डिग्री। और यहाँ पर भी एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं एक ट्राइंगल 1 ये है, ट्राइंगल 2 ये है। तो ट्राइंगल 1 में POQ एंगल POQ इज इक्वल टू PRO इज इक्वल टू 90 डिग्री होंगे। हमने दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, इनको बराबर प्रूफ कर दिया हमने इसके द्वारा। यहाँ पे लिख दो थ्योरम कैसे होंगे? थ्योरम 10.1 के अनुसार, और आपको पूरी थ्योरम जो 10.1 है उसका स्टेटमेंट भी लिख देना है, जो कि मैंने बताया आपको पहले, ठीक है। ओके, अब सेकंड देखो जल्दी से, हाइपोटेन्यूज को प्रूफ करना है। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इस ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली भी ये लाइन है ना, और इस वाले ट्राइंगल में भी 90 डिग्री के सामने वाली ये लाइन है, और ये दोनों क्या है बच्चों? कॉमन है। और कॉमन है तो दोनों बराबर होगी, इस ट्राइंगल में दोनों बराबर होगी। हम लिख देंगे कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा? OP इज इक्वल टू OP, दोनों ट्राइंगल में OP इज इक्वल टू OP। और ये क्या होगा? ये क्यों बराबर होंगी? क्योंकि ये क्या है? कॉमन है तो बराबर होगी।
कॉमन है तो बराबर है, इसके रीजन बता दिया हमने ब्रैकेट में कि कॉमन है, इस कारण ओपी और ओपी बराबर होगी दोनों में। दो चीजें हमने बता दी, कॉन्ग्रुएंट में दो चीजें हमने प्रूव कर दी। अब तीसरी साइड बताओ कौन सी प्रूफ हो सकती है? ये हो सकती है कि ये जो ओ क्यू पी जो ट्राइंगल है, उसमें ओ क्यू क्या है मेरे बच्चों? ओ क्यू एक इस ये जो हमारा सर्किल है उसकी क्या है? एक रेडियस है, ये रेडियस है। तो ऐसे ही ओ आर पी इस ट्राइंगल में भी ओ आर क्या है मेरे बच्चों? ओ आर क्या है? एक रेडियस है। और किसी भी सर्कल की सभी रेडियस कैसी होती है? कांस्टेंट यानी कि इक्वल होती है, यानी कि आर इजिकल टू आर होगा, यानी कि ओ क्यू क्या है मेरे बच्चों? ओ क्यू इजिकल टू ओ आर, ओ क्यू इजिकल टू ओ आर इजिकल टू क्या है मेरे बच्चों? रेडियस है। क्या है? ये रेडियस है और रेडियस इक्वल होती है। रेडियस क्या होती है? इक्वल होती है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया, तीन चीजें हमने प्रूव कर दी। तो हेंस हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है मेरे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ओ आर पी, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, ऐसे आप सभी जानते होंगे कॉन्ग्रुएंट है। ट्राइंगल दोनों के दोनों ओ क्यू पी ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो हम कह सकते हैं कि बची हुई जो भी साइड है वो बराबर होगी। बची हुई साइड कौन सी है? तो इस ट्राइंगल में ये बची हुई साइड है ओ क्यू पी, और इस वाले ट्राइंगल में बची हुई साइड है आर पी, ये दोनों बराबर होगी। और यही हमें प्रूव करना था। क्यू पी इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं क्यू पी इज इक्वल टू आर पी। क्या लिख सकते हैं? क्यू पी इज इक्वल टू आर पी। कैसे लिख सकते हैं? किसके द्वारा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सीपी के द्वारा। जो बचा हुआ पार्ट है वो बराबर होगा अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं। तो क्यू पी इज इक्वल टू आर पी, और हमें यही प्रूव करना था पी क्यू, यानी बात है कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ही हमें प्रूव करना था। तो हैंस, तो ये क्या हो गया बच्चों? हैंस प्रूव्ड हो गया, है ना। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो बात है कि मेरे बच्चों लिख देता हूँ मैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो प्रूफ नहीं हुआ है, तो हमें यही प्रूफ करना था, इसको पी क्यू बोलो या आर पी बोलो, ठीक है, पी आर एक ही बात है। तो ये प्रूफ हो गया है। तो आई थिंक सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। होमवर्क में ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। इनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इनका आंसर बताओ, 1 2 3 4 करके सभी का आंसर आना चाहिए। इससे पता चलेगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और मेरी मेहनत काम आ रही है। तभी मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आऊँगा। नीचे लिख देना कि सर सेकंड पार्ट प्लीज़ कंटिन्यू, ओके। तो मैं ज़रूर से लेकर के आऊँगा मुझे, ठीक है, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना मेरे बच्चों। इसी तरह के कंटेंट आपके पास आते रहेंगे। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।